हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जिसने भी वीडियोस को नहीं देखा है आप लोग जाके देखें, बिल्कुल फ्री है वीडियोस। सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम लोग टाइम पे और ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। बायोस्टडी का फैमिली का आप लोग हिस्सा बने और जितना हो सके आप लोग शेयर किया करें इस वीडियो को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 हैं और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। राइट, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर्स को अच्छे से समझना है। राइट, और हाँ गाइज, मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि जो इसके बाद वाली वीडियो होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी? देखिए, क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले अच्छे से समझना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे समथिंग क्या है? समथिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, आपको क्या लगता है? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था, आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शंस का होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, लेकिन भाई WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि भाई हेल्थ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, ये 4 वर्ड्स को जोड़ दिया है WHO ने। टोटल वेलबींग होनी चाहिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली। ठीक है, तो वो कहलाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीपल्स आर अवेयर ऑफ बहुत सारी चीज़ों से लोग अवेयर होते हैं। पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। First point is birth control methods and the advantages of this small family. देखो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं, वो मेथड्स को भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए क्या होता है बर्थ कंट्रोल मेथड से, सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहती है, ओवर पॉपुलेशन नहीं होती, जिसको नाम दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन नहीं होता है, ओवर पॉपुलेशन जैसी चीज़ नहीं होती है, बैलेंस रहता है। ठीक है, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अगर यूज़ किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो फैमिलीज़ हैं वो स्मॉलर होती जा रही हैं। और देखो, एडवांटेजेस की बात हो रही है कि स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं। देखो, अब एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, तो सबसे अच्छी एजुकेशन उसी फैमिली को मिल पाएगी जिसमें छोटी फैमिली होगी, 2 बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल पढ़ाना इतना पढ़ाना, अच्छी कोचिंग्स देना तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ रही है। ठीक है, तो स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं, तो इसीलिए बताया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड मेथड्स टू अवॉइड देम। वो तरीके बताए जाते हैं कि किन किन तरीक़ों से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिनको STDs के नाम से भी बोला जाता है, उनसे बचा जा सके। ठीक है, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जो यूज़ किए हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो ऑपरेशन वगैरह के ड्यूरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज होने चाहिए। आप ये चीज़ें कंफर्म कर लें डॉक्टर से, वैसे वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, और एक बात का आप लोग और ध्यान दें कि जो यूज नीडल्स होती हैं वो किसी भी दूसरे इंडिविजुअल पे यूज़ नहीं की जाती हैं। तो वैसे सारे हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें होती हैं आजकल,
बट अगर कोई यूज़ नीडल्स को वापस से यूज़ कर रहा है तो वो बहुत गलत है, राइट। उसको उसी टाइम बोलना चाहिए। उससे क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज importance of the breastfeeding and the postnatal care of the mother and baby। ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसको प्रॉपर इम्यून सिस्टम उसका हेल्दी रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक माँ को ये समझाना चाहिए। अच्छा, पोस्ट नेटल केयर, इस वर्ड का मतलब है आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद में मदर का और बेबी का दोनों का ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है। दोनों की हेल्थ का, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और बेबी के केस में क्या है, वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है। और मदर के केस में क्या है, न्यूट्रिशन, मदर की हेल्थ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, सपोज करें कि अगर कफ भी हुआ है तो वो भी बेबी को ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, राइट। तो दोनों का, माँ का प्लस में बच्चे का ध्यान रखा जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, suggest the aspects of the reproductive health which need to be given special attention in the present scenario। आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहिए, कुछ एस्पेक्ट्स आप लोगों को सजेस्ट करने चाहिए जो आज के टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जिनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है जिसका आंसर होगा प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स लोगों को अवेयर कराने चाहिए, राइट। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड में पॉपुलेशन का इंक्रीज होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है, राइट। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू गिव राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग माइंड्स। अब यंग माइंड्स के अंदर कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, उनको दूर किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए यंग माइंड्स को ताकि राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, राइट। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और एसटीडीज। देखो, सेफ और हाइजीनिक, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ड्यूरिंग। और दूसरा क्या है, इससे एसटीडीज से भी बचा जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सकता है, तो ये भी प्रॉपरली अवेयर कराना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, अभी मैंने पीछे बताया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये सारी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज प्रेजेंट सिनेरियो में देनी चाहिए, ठीक है, कि भाई माँ का ख्याल रखें, बच्चे का ख्याल रखें, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स लोगों तक अवेयर होने चाहिए, लोगों तक इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेक्स रिलेटेड क्राइम। अवेयर कराना चाहिए लोगों को कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के, ड्रग्स के यूज़ के, टोबैको, अल्कोहल, ये सब के यूज़ करने से क्या आगे फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, अमंग द यंग पीपल, यंग माइंड्स को। थर्ड क्वेश्चन इज गाइस, थर्ड क्वेश्चन है, इज द सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स। येस, ऑफ कोर्स, सेक्स एजुकेशन क्या ज़रूरी है स्कूल्स में, क्योंकि देखो स्कूल्स में क्या है, यंग माइंड है, यंग माइंड को अगर प्रॉपरली एजुकेशन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आगे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है जो बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर कराता है, ठीक है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को लास्ट में पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, सेक्स एजुकेशन बहुत नेसेसरी होती है, स्कूल्स में प्रोवाइड की जानी चाहिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एनकरेज करता है
टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग पीपल। यंग पीपल्स को, जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, उनको एनकरेज किया जाता है ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, राइट मतलब ओके, सो एज टू डिस्करेज द चिल्ड्रंस फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस। क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जो उनके दिमाग में मिथ और मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं वो दूर हो जाएंगे उनके, ठीक है। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि भाई कैसे केयर करना है, कैसे हाइजीनिक मेंटेन रखना है, ठीक है। सेफ और हाइजीन, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाइजीन तो स्पेशली इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। सेफ एंड हाइजीन वर्ड आ गया इसमें। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ड्यूरिंग सेफ रहें और हाइजीनिसिटी मेंटेन करें, मतलब हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाए ताकि एसटीडीज से भी बचे रहें। तो यही सारी सेम चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा फिरा के दें, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ये कॉमन भी हैं और जो चीज़ें अनकॉमन है वो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक that reproductive health in our country has improved in the past 50 years? If yes, mention some such areas of improvement. देखो, आपको क्या लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो एरिया है कंट्री के अंदर, क्या वो पास्ट 50 ईयर्स में इम्प्रूव हुआ है? और अगर आपको लगता है कि यस इम्प्रूव हुआ है, तो क्या वो स्पेशल सच एरियाज हैं जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा है? राइट आंसर होगा यस भाई, बिल्कुल हुआ है। पास्ट 50 ईयर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड। और कुछ इस नीचे कुछ दे रखे हैं जिसके अंदर, जिन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। द डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चों का, इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। अब देखो क्या था, पहले की चीज़ें छोटी एज में शादी कर देते थे क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। जो कपल्स थे, फर्टाइल कपल्स को बच्चे ही होते थे, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। माँ की जान को भी खतरा होता था और बच्चे की जान को भी खतरा होता था क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो वो एरिया यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। आजकल प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है फर्टाइल कपल्स को, कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या क्या वैक्सीन्स आप लोगों को टाइम पे लगवानी है, राइट। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। देखो ये वर्ड आया है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का मतलब यही होता है कि टाइम टू टाइम जो वैक्सीन्स दी गई हैं वो प्रॉपरली लगवाएं। पहले लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो उसकी वजह से पोलियो के केसेस भी बहुत ज़्यादा थे और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये अब क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है इस एरिया में। समझ में आया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन होता है इन्फेंट्स का, राइट। सेकेंड इज़ द मैटरनिटी एंड द चाइल्ड हेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, मैटरनिटी एंड द चाइल्ड हेल्थ। बच्चे का और माँ का भी आजकल प्रॉपर केयर की जाती है, प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है। न्यूट्रिशन से लेके, वैक्सीन से लेके सारी चीज़ें अच्छे से दी जाती हैं, राइट। तो इस एरिया में भी देखने को मिला है चेंज। थर्ड पे है द अवेयरनेस क्रिएटेड थ्रू द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैज़ सीन पीपल ऑप्टिंग फॉर द स्मॉलर फैमिलीज़। पहले फैमिलीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की हेल्प से फैमिलीज़ को स्मॉल कर दिया गया है। छोटी फैमिलीज़ के एडवांटेजेस बताए जाते हैं जिससे छोटी फैमिलीज़ होती हैं आजकल, ठीक है। और इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बैरियर की तरह काम करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो भाई मोरुला नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी और उसके बाद में फिर फीटस भी नहीं बनेगा क्योंकि जायगोट ही नहीं बना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जा रहा है और फैमिलीज़ को छोटा बनाया जा रहा है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फोर्थ नंबर पे है डिक्रीज इन द रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज।
कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ है तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसीज जो हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी अवॉइड किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, जो एसटीडीज़ थी लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो एसटीडीज़ का जो स्प्रेड है, जो फैलाव है इसका, वो भी कम हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है रेट ऑफ एसटीडीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनका भी रेट अब डिक्रीज़ हो गया है। और दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी अब कम हो गई हैं रेट में, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, what are the suggested reasons for the population explosion? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने बताया आप लोगों को होता क्या है, सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में ग्रोथ बढ़ गई है तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। उसके क्या आप लोग सजेस्ट करेंगे, रीजंस क्या हैं उसके? तो देखिए, डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो मृत्यु रेट है वो कम हो गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर मृत्यु रेट कम हो गया है तो लोग तो फिर बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो गया है। आप लोगों को समझ में आया ये वाला पॉइंट अच्छे से, कि डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है तो क्या है, लोगों का मतलब सही चल रहा है, बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज है। सेकंड पे है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी क्या है, कमी आ गई है, डिक्लाइन हो गया, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो कि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बन रही है। थर्ड पे है डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट्स का जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी कमी आ गई है। कमी आ गई है तो भाई ये सारे लोग अभी जिंदा हैं, तो जिंदा हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फोर्थ पे है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। देखो ये पॉइंट समझो आप लोग अच्छे से, रिप्रोडक्टिव एज से मतलब क्या है, फर्टाइल कपल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के लोग बढ़ रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फर्टाइल कपल्स हैं, शादी होगी, आगे बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो भी एक कारण है कि भाई रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज़्यादा हैं, रीज़न बन जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। फिफ्थ नंबर पे है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू डिक्रीज इन द डेथ रेट। टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट आ गया है कि कोई भी डिजीज़ है उसको टाइम पे अच्छे से पहले पता लगाते हैं, उसको पहले डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो इसकी वजह से भी मृत्यु का चांसेस कम हो गए हैं, मृत्यु के चांसेस कम हो गए हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड? गिव रीजन। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज जस्टिफाई है? आपको रीजन देना है। यस, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। कैसे? द पॉपुलेशन ग्रोथ एट द रेट वुड लेड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। देखो, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं है तो क्या होगा, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव है, यूज नहीं है तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं हो रही हैं, फैमिलीज बहुत बढ़ती चली गई हैं, बहुत सारी फैमिलीज बढ़ रही हैं, एक फैमिली में 10-10, 12-12 बच्चे हैं, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइज, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसमें भी स्कैरसिटी देखने को मिलेगा, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और देर विल बी एन इंक्रीज इन द एसटीडीज। अगर ओवर पॉपुलेशन है, लोगों को नॉलेज नहीं है, देखो नॉलेज होगी तो फैमिली भी कंट्रोल रहेगी, फैमिली प्लानिंग अच्छे से होगी। ठीक है, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, नॉलेज ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से इंक्रीज देखने को मिलेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, और उसके अंदर है एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके अंदर है एड्स, एसटीडीज हैं। ठीक है, एसटीडी है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज जस्टिफाइड है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरा जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है, उनके स्प्रेड को भी अवॉइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें। रिमूवल ऑफ द गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? क्या गोनेड्स को रिमूव करना कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका है? तो आप लोगों को बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों है, वाई? कॉन्ट्रासेप्टिव्स को देखो यूज किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज।
अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी क्या है, डिफरेंट है, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है और दूसरा लास्ट में सर्जिकल मेथड है, ठीक है। 4 मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, और क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के स्प्रेड होने से उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाता है, राइट। सम अदर ऑल्टरनेटिव्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर द बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, सर्जिकल मेथड्स, ये सारे मेथड हैं, राइट। बट अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ द गोनेड्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं है गोनेड्स को रिमूव कराना। क्यों? क्योंकि इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी हो जाएगी उससे अगर रिमूवल होगा गोनेड्स का, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, गोनेड्स का होना बहुत ज़रूरी है फर्टाइल कपल के लिए, आगे बच्चे पैदा करने हैं तो गोनेड्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोनेड्स क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को प्रोवाइड कराता है, मेल हार्मोन्स, ठीक है, मेल हार्मोन या फिर फीमेल हार्मोन। गोनेड्स में दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स को अवेलेबल कराता है। अब अगर गोनेड्स को रिमूव करा दिया तो सोचो हार्मोन्स भी अनअवेलेबल हो जाएंगे, और हार्मोन अनअवेलेबल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनफर्टिलिटी कर देगा, राइट। अनअवेलेबल विच आर क्रूशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हार्मोन, राइट। हार्मोन नहीं होंगे, अब सपोज करें हार्मोन नहीं है तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो फिर आगे तो बेबी तो बनने की भूल ही जाओ भाई, आगे फीटस ही डेवलप नहीं होगा जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ठहराव ही नहीं हो पा रहा है बेबी का यूट्रस के अंदर। अच्छा, मेल के अंदर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, इरेक्टाइल टिश्यूज़ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर हार्मोन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 गाइज, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया है, कोई बात नहीं, बहुत थोड़ा सा आप लोग इसको देख लें, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री। सेक्स डिटर्मिनेशन एमिनोसेंटेसिस एक मेथड होता है, अपनी कंट्री में बैन कर दिया गया है। इज दिस बैन नेसेसरी, भाई क्या ये बैन नेसेसरी था? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया गाइस, थोड़ा सा टेढ़ा है पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं भी बोल देती हूँ। एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आंसर है इसका, एमनियोसेंटेसिस होती क्या है, देखो ये एक ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है कि बेबी का सेक्स क्या है, मतलब उसके क्रोमोसोमल पैटर्न्स को देख के बताया जाता है कि फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, राइट। इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड द मेटाबॉलिक एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस। बच्चे का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, एक तो ये पता लगेगा। दूसरी बात ये पता लगेगी कि मेटाबॉलिक एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर उसके अंदर डिजीज़ है या कोई भी किसी भी टाइप का इशू है तो वो भी डेवलपिंग फीटस के अंदर पता चल जाता है, राइट। इन द यूट्रस ऑफ अ मदर के यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा होता है, वहीं पे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। विच इज़ कैरिड आउट बाय ऑब्जर्विंग द क्रोमोसोमल पैटर्न। कैसे पता चलता है कि बेबी का सेक्स क्या है, क्रोमोसोमल पैटर्न्स की स्टडी की जाती है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोमल पैटर्न्स की हेल्प से ये भी पता चल जाता है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, राइट। एमनियोसेंटेसिस यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो पता लगा लिया जाएगा, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस से। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये मेथड के बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब ये मेथड को बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है जेंडर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। लड़का है या लड़की है ये पता लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। बिफोर द बर्थ से पहले ही जानना है लोगों को कि बच्चे का जेंडर क्या है, ठीक है। लीडिंग टू फीमेल फर्टिसाइड्स, देखो उससे क्या होगा, भ्रूण हत्या। अगर फीमेल बच्ची है मतलब फीमेल है, बच्ची है तो मतलब फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है तो उसका डिस्ट्रक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मिसयूज़ है, आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो जेंडर डिटेक्शन कराया जाएगा और अगर फीमेल होगा तो उसका डिस्ट्रक्शन कराया जाएगा,
ठीक है, जो कि बहुत गलत है। Hence to prevent this practice, ban on the usage of amniocentesis for the sex determination is necessary। भाई इतना कुछ गलत हो रहा है, फीमेल्स का डिस्ट्रक्शन कराया जा रहा है यूट्रस के अंदर, भ्रूण हत्या कराई जा रही है, तो ये चीज़ों पे बैन लगना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, फीमेल और मेल जो रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट द इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रंस। भाई कुछ मेथड्स बताने हैं आपको जो इनफर्टाइल कपल्स को भी क्या कर दे, बच्चे, मतलब उनके भी बच्चे हों, ठीक है, ये है क्वेश्चन। आंसर देखो इसका, इनफर्टिलिटी का मतलब यही होता है कि इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ बेबी, उसका मतलब होगा इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं मतलब वो इनफर्टाइल हैं, ठीक है। इनफर्टाइल का मतलब समझ में आया, जो कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं उनको इनफर्टाइल कपल्स भी बोला जाता है। इनफर्टाइल कपल्स भी नहीं, इनफर्टाइल कपल्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये इशू मेल के अंदर भी हो सकता है और फीमेल के अंदर, तो दोनों इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू कॉन्जेनाइटल डिजीज़, कुछ ऐसी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती हैं, कुछ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाए कपल्स के अंदर, राइट। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोला गया है, ART, याद रखना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। कैन असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू बियर चिल्ड्रन, भाई ये टेक्निक ऐसी है जो इनफर्टाइल कपल्स को भी क्या कर दे, बच्चे पैदा करवा दें, राइट। उन टेक्निक्स में है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है इन विट्रो, कैसे, देखो एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है, डोनर एग इज रिमूव्ड एंड फर्टिलाइज्ड इन विट्रो बाय द स्पर्म ऑफ द डोनर। देखो क्या हुआ, एग लिया किससे, डोनर से, एग लिया और स्पर्म लिया, ये भी किससे लिया, डोनर से, ठीक है, डोनर देगा एग और स्पर्म। अब क्या किया, इन दोनों का फ्यूज़न करवा दिया, फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न को आप लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, राइट। और फर्टिलाइजेशन से आप सबको पता है कि जायगोट बनता है, भाई इससे बनेगा जायगोट, समझ में आया। और जायगोट से आगे चल के डिवीज़न होंगे, डिवीज़न होंगे, बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो का ही ट्रांसफ़र किया जाता है, द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ द डोनर फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। अब बॉडी के बाहर में क्या हुआ, डोनर से स्पर्म लिया, डोनर से एग लिया, दोनों का फ्यूज़न करवा दिया, ठीक है, फ्यूज़न हो गया ना। फ्यूज़न होने के बाद में जायगोट बनेगा एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को क्या किया, बॉडी के अंदर जो भी कोई डोनर है, जो भी कोई, जिसको भी बच्चा चाहिए, जिस भी कपल को, उसकी बॉडी में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसकी बॉडी में डेवलपमेंट चलेगा। किन कपल्स के केस में ऐसे होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने क्या बोला है, डेवलपमेंट के टाइम पे डोनर की बॉडी में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो ये डोनर है ये फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, या तो इधर ओवम नहीं बन रहे हैं, या तो इधर एग नहीं बन रहे हैं, या कोई भी इशू है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है यूट्रस के अंदर बच्चे का, ठीक है, डेवलपमेंट फीटस का हो सकता है। बस क्या प्रॉब्लम है कि एग नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, यही दिक्कत थी। तो बाहर से क्या किया, स्पर्म और एग को फ्यूज़ कराया और बाद में डोनर की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। यही चीज़ कहलाएगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कराना, ठीक है, डोनर की बॉडी में, राइट, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। समझ में आया। सेकंड है IUT, इंट्रा यूटरीन ट्रांसफ़र। ये चीज़ क्या है, देखो, फर्टिलाइज्ड एग अराइव्स एट एन 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक जब एग पहुंच जाएगा, 8 सेल स्टेज को आप लोग बोलते हो ब्लास्टोमियर, ठीक है, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। अब इस ब्लास्टोमियर को 8 सेल स्टेज को उठा के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट चलेगा, राइट। तो ये था इंट्रा यूटरीन ट्रांसफ़र, राइट। उसके बाद में है जिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये क्या है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मतलब यहाँ पे डिवीज़न ज़्यादा होना चाहिए, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होना चाहिए, और उसको क्या कर देंगे, फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, राइट, ये कहलाएगा जिफ्ट।
अब देखो सैरोगेसी क्या है, सुना होगा आपने, सैरोगेट मदर्स होती हैं, वो किस लिए होती हैं? देखो बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फीमेल के अंदर कोई भी कमी की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और उसके अंदर दूसरा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन चलो 1% हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन आगे वो डेवलप नहीं हो पाएगा, बेबी का ठहराव ही नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर, तो बेबी क्या होगा, बार बार बेबी के अंदर डिस्ट्रक्शन होगी। इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए सैरोगेट मदर्स को लिया जाता है, मतलब ऑल्टरनेट मदर, जिसकी बॉडी में क्या किया जाता है, जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फर्दर डेवलपमेंट सैरोगेट मदर के यूट्रस में होता है। ठीक है, सैरोगेसी बोलते हैं इस टेक्निक को। डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाएगा इन द यूट्रस ऑफ द अनदर फीमेल, दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, राइट। लेकिन क्या है, सोसाइटी में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, बहुत सारी इससे इमोशनल चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, राइट। आगे है गिफ्ट, क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये देखो क्या है, इस मेथड के अंदर अनफर्टिलाइज्ड oocyte एंड द स्पर्म आर कलेक्टेड और ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल। अनफर्टिलाइज्ड oocyte मतलब क्या है, एग और स्पर्म को कलेक्ट किया और दूसरी फीमेल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जो पहली फीमेल थी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी एग्स को, ठीक है। अब एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो क्या हो गया भाई, एग लेके, स्पर्म लेके और फिर उसके बाद में दूसरी फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहीं पे जो भी, मतलब जिसको भी बच्चा चाहिए उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पे फिर सारा आगे का प्रोसीजर चलेगा। तो ये था गिफ्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ना 27 to 30% यहाँ पे सक्सेस रेट देखने को मिलती है, ठीक है, 27 to 30%, राइट। ICSI इम्पॉर्टेंट है ये इसमें, क्योंकि सक्सेस रेट इसमें ज़्यादा होता है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, सीमेन की क्वांटिटी लेके इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में चलता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म्स टू द ओवम। देखो इंजेक्शन है, इंजेक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्टली उठा के और क्या कर देंगे, ओवम के साथ में फ्यूज़ करा देंगे, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा होगा। अब फ्यूज़न हो गया और आगे क्या बन गया, अब ये एम्ब्रियो बन गया फर्टिलाइजेशन होके, ठीक है। तो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ओवम के साथ में, एग के साथ में आगे जाके फ्यूज़ हो सके। इसका है यहाँ पे केस 70%, मतलब 60 to 70% सक्सेस रेट होता है इसका फ्यूज़न के लिए, ध्यान देना, फ्यूज़न के लिए। और 20 to 40% इसका सक्सेस रेट होता है डेवलपिंग के लिए, मतलब आगे इसको फ्यूज़न कराने के बाद में जो डेवलपमेंट चलता है वो इसका 20 to 40% होता है। लेकिन फ्यूज़न के लिए तो ये टेक्निक बेस्ट हो जाएगी, राइट। तो ये थी गाइस कुछ टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज़। एसटीडीज से फैलने के लिए क्या ऐसे मेजर्स को, क्या ऐसे कंट्रोल मेजर्स को ध्यान रखना चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स बचे रहें, ताकि आप लोग प्रिवेंट हो सके कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज से, या जो भी कोई इंडिविजुअल है वो बच सके। देखो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी अवॉइडेड। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखो इन्फेक्टेड पर्सन है, एसटीडी ऑलरेडी हो रखा है, तो क्या होगा, इन्फेक्टेड से निकल के नॉन इन्फेक्टेड वाले में आ जाएगा, हेल्दी पर्सन के अंदर भी फिर एसटीडी का ट्रांसफ़र हो गया। तो भाई इस चीज़ से बचना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरा है, मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो में ही कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना चाहिए। इंजेक्शंस को, निडल्स को मस्ट बी टोटली अवॉइडेड, ठीक है, ताकि एसटीडीज़ के स्प्रेड होने से बच सकें। थर्ड पे है अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और द मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। और क्या किया जाना चाहिए, ऑलवेज यूज प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के ड्यूरिंग में प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है, और तभी बच सकते हैं एसटीडीज से। फोर्थ पे है, इन केस ऑफ द एनी डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो अर्ली डिटेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि रैशेज होंगे,
एंग्जाइटी जैसी फीलिंग रहेगी, पूरे टाइम थकान रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, तो कुछ ये सिम्टम्स दिखेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और प्रॉपरली उसका क्योर होना चाहिए टाइम पे, ठीक है, थ्रू द मेडिकल असिस्टेड फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर से पूरा उनकी छत्र छाया के अंदर रह के पूरा ट्रीटमेंट चलाना चाहिए, राइट। ये थे कुछ पॉइंट्स। अब 11th क्वेश्चंस को ध्यान से समझो क्या है। स्टेट ट्रू और फॉल्स विद द एक्सप्लेनेशन। भाई सच बात है या गलत है, बिल्कुल झूठ है, वो बात बतानी है और एक्सप्लेनेशन के साथ बतानी है। तो पहला ये है कि अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। भाई जो अबॉर्शंस होते हैं क्या वो स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स लाइक द इनकम्पैटिबिलिटी है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया है कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया है ब्लास्टोमियर की स्टेज पे, यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पूरा फीटस डेवलप होगा, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मदर है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। कभी कभी कुछ हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं, मैंने बताया कुछ इश्यूज आते हैं जैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकली कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो अबॉर्शंस हो जाएंगे। तो क्या ये स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते हैं? तो बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगी गई है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो मदर है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है फीटस को, ठीक है, उसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं, राइट। सेकंड पे है इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बोल रही हूँ। बी पार्ट में पूछा गया है क्या इनफर्टिलिटी की वजह से जो कपल हैं वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वायबल ऑफस्प्रिंग को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल सच बात है ये। क्या एबनॉर्मेलिटीज और डिफेक्ट फीमेल पार्टनर में ही होती है? क्वेश्चन ये है कि भाई फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है। अब बोल रहे हैं कि फीमेल पार्टनर के अंदर ही कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, उसकी वजह से आगे इनफर्टाइल कपल्स, आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। सच है या बिल्कुल झूठ है? तो भाई ये बात ना बिल्कुल गलत है, ठीक है, फॉल्स। क्योंकि इनफर्टिलिटी क्या है, डिफाइन की गई है एज अ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग। ये होता है इनफर्टिलिटी का मतलब, ठीक है। और कैन बी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन आइदर मेल और फीमेल। देखो बच्चा पैदा अगर इनफर्टिलिटी है या बच्चे के अंदर कोई भी इश्यूज हैं तो दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर भी। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि फीमेल पार्टनर कोई कोसा जाए कि भाई इसी की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर हो सकती है आइदर मेल और फीमेल, राइट। सी पार्ट में है कंप्लीट लैक्टेशन, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है, कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो ध्यान से समझो इस बात को कि लैक्टेशन एमिनोरिया होता क्या है। लैक्टेशन एमिनोरिया बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग होता है। जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये तो 5 हो गए, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देती हूँ। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे गाइज ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग्स नहीं बनते हैं, तो वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड यूज़ किया जा सकता है एज अ नेचुरल बैरियर की तरह, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है कि क्या ये मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कंप्लीट लैक्टेशन? तो भाई ऐसा नहीं है। 6 मंथ का टाइम पीरियड बस बच सकते हो, उसके बाद में फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के और मेथड देखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉल्स है, क्योंकि लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे नहीं चलती है, मतलब यहाँ पे पीरियड्स नहीं आते हैं, मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। एमिनोरिया का मतलब नो मेंसेस, इसका मतलब होता है नो मेंसेस, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग। और द कंप्लीट लैक्टेशन भी इस बात को बोला गया है कैन हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, बट ध्यान देना इट इज़ इफेक्टिव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ्स। कितने टाइम तक कर सकते हैं? 6 मंथ्स तक इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं बस, लास्ट, राइट। डी पार्ट में है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला के एक इफेक्टिव मेथड है ये, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना?
इम्प्रूव कर सकते हैं इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एस्पेक्ट्स रिमूव्स द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट दीज प्रॉब्लम। जो लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भरे हुए हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है। राइट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई बताना है, इसको करेक्ट करना है स्टेटमेंट को। फर्स्ट है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। किसने बोला सर्जिकल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्या वो गैमीट के फॉर्मेशन से भी बचाता है? बिल्कुल गलत है। देखो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि सर्जिकल मेथड में वास डेफरेंस, जिसको वासेक्टोमी बोला जाता है, मेल्स के अंदर जो वास डेफरेंस होती है उसको कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड इन मेल। फीमेल के केस में क्या होगा, ट्यूबल लाइगेशन या फिर फेलोपियन ट्यूब का, जिसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ और ही बन गया ना गाइस। देखो वापस से मैं लिखती हूँ, मतलब बनाती हूँ। यहाँ पे ये है फिम्ब्रियो, फिम्ब्रियो जो नीचे वाला पार्ट है जो कि कलेक्ट करता है, ठीक है, ये है फेलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा ना कि यहाँ से बीच में से कट कर देंगे और यहाँ से फिर टाई कर देंगे, तो ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ऐसे ही वास डेफरेंस को कर देते हैं, वास डेफरेंस कट कर दिया, उसको टाई कर दिया, तो ये हो गया वासेक्टोमी। तो क्या सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का गैमीट फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सर्जिकल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का वो ओनली प्रिवेंट करेगा गैमीट फ्लो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स चल रहा होगा उस टाइम पे गैमीट्स का फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, गैमीट्स का फ्लो नहीं होने देगा, गैमीट फॉर्मेशन तो चलता रहेगा लेकिन फ्लो नहीं होने देगा। राइट, समझ में आया आप लोग को अच्छे से? ये सेकंड पॉइंट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। आपको क्या लगता है कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं क्या वो सभी क्योरेबल हैं? देखो, अगर टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उनका डायग्नोज हो जाने के बाद में ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, क्योर भी हो जाती हैं, मैक्सिमम टाइम हो जाता है क्योर उनका। बट कुछ केस में, जैसे कि एड्स के केस में क्या है, ये इनक्योरेबल है। राइट, सम एसटीडीज कैन बी क्योर्ड इफ द डिटेक्टेड अर्ली। अगर पहले पता लगा लिया जाता है तो, और ट्रीट किया जाता है बाद में फिर। ठीक है, लेकिन क्या है, एड्स के केस में स्टिल रिमेन्स टू बी इनक्योरेबल। राइट, सी पार्ट है, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन्स। क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं, मतलब जो ओरल पिल्स हैं, टैबलेट की फॉर्म में आती हैं, उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो गांव की लेडीज़ हैं, जो रूरल साइड में हैं, वो वुमेन्स इसका ज़्यादा यूज़ करती हैं? तो नहीं भाई, वो वुमेन्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। कैसे? क्योंकि देखो इसका यूज़ ज़्यादा होता है अर्बन वुमेन्स में, जो शहर की औरतें होती हैं उसके अंदर ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग अर्बन वुमेन। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड होती हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड होती हैं, और एजुकेटेड होती हैं तो उनको इस बात का पता होता है कि भाई पिल्स जो है कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीका होता है। ठीक है, पिल्स कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीका होता है, जबकि गांव की औरतों को नहीं पता होता है, मतलब रूरल वुमेन्स को नहीं पता होता है। लेकिन आजकल डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है कि जो अर्बन वुमेन्स हैं वो ज़्यादा इसका यूज़ करती हैं। राइट, डी पार्ट में है, इन ईटी टेक्निक्स एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। क्या हमेशा एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस के अंदर? तो देखो क्या है, इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द 8 सेल्ड एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जबकि मोर देन 8 स्टेज सेल्ड एम्ब्रियोज आर डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू यूट्रस। अगर 8 सेल्ड स्टेज से ज़्यादा हैं, अगर 8 सेल की जो स्टेज होती है जिसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, उससे ज़्यादा सेल्स हैं, मतलब डिवीज़न होके सेल्स बनेंगी ना, अगर उससे ज़्यादा सेल्स हैं तो क्या हो जाएगा, यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, 8 सेल का एम्ब्रियो है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। राइट, देखो ये बात आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर डाउट आप लोगों को लग रहा है ना, तो देखो ये मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देती हूँ। दिस इज़ यूट्रस।
ठीक है, ये यूट्रस है। अगर यहाँ पे 8 सेल्ड है, मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 8 से ज़्यादा हो गई तो ये यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाएगी। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो सीधा फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ये है फिलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये था यूट्रस, राइट, ये था यूट्रस। गाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी आगे की और वीडियोस को देखने के लिए जितना हो सके सबको बायो स्टडी चैनल से जोड़ दें, सबको हिस्सा बना दें आप लोग। कल मिलते हैं, बाय।